प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर जब भी आप नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ें तो नर जनन अंगों को प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं, किसे कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, और कौन कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग में आते हैं और कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो द्वितीयक लैंगिक अंगों में आते हैं। आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये नर जनन तंत्र है, और नर जनन तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो जनन प्रक्रियाओं के अंदर या ऐसे अंग जो जनन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, ऐसे अंगों को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। अब रही बात कि जो ऐसे कौन से अंग हैं जो जनन प्रक्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं, तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो आपके प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है वो आता है आपका वृषण। क्या आता है? वृषण। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, जबकि द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर आपको याद रखना कि वृषण कोष आते हैं। क्या आते हैं? वृषण कोष। ध्यान लेना, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि वृषण जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जबकि वृषण कोष वो द्वितीयक लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि वृषण जो होता है, इस वृषण के माध्यम से ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इस जो वृषण होता है वो वृषण कोष के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ओके। इस वृषण के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, वो है आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन है जो गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। आपको ये गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं कि जैसे जो नर अर्थात आदमी होता है उसकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है ना। दाढ़ी मूछें आती हैं, त्वचा का तेलीय होना, ये जो सभी है कार्य हैं वो जो नर के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, यह गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। ऐसे लैंगिक अंग जो जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। आपका प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन सा हो जाएगा? आपका वृषण हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं वो वे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते नहीं हैं लेकिन मदद के रूप में कार्य करते हैं, मतलब मदद सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे अंगों को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। बात करते हैं कि द्वितीयक लैंगिक कौन कौन से हैं, तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो वृषण कोष है, ठीक है, वृषण तो क्या है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, जबकि वृषण कोष क्या है आपका द्वितीयक लैंगिक अंग। उसके बाद द्वितीयक में और कौन हेल्प करता है जनन प्रक्रिया में, तो दूसरा आपको याद रखना है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी भी द्वितीयक लैंगिक अंग में आता है। उसके बाद करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसकी बात करते हैं, प्रोस्टेट जो ग्रंथि है ये भी आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी आपके द्वितीयक लैंगिक अंग में आता है। उसके बाद ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है जिसका नाम है शुक्राशय, क्या कहते हैं? शुक्राशय, ठीक है। तो पहले मैंने कौन सा बताया द्वितीयक लैंगिक अंग में? पहला होता है आपका वृषण कोष, दूसरा हो गया आपका शुक्रवाहिनी, तीसरा हो गया शुक्राशय, चौथा हो गया आपके प्रोस्टेट ग्रंथि, और यहाँ आपके मूत्रमार्ग, और ये जो आपको दिख रहा है बेलनाकार संरचना, इसको कहते हैं पेनिस अर्थात शीशन, ठीक है। तो ये जो सभी भाग थे वो द्वितीयक में आते हैं। वापस आपको समझना है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है
कि नर जनन तंत्र के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है निम्न में से कौन सा ऑप्शन में दे देंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए वृषण, ऑप्शन बी वृषण कोश, ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी या ऑप्शन डी शुक्राशय। तो आपको याद रखना है कि जो वृषण है वो वृषण नर जनन प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग की परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं। क्लियर है, याद हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपन प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा था आपका? वृषण। वृषण है वो कहाँ सुरक्षित होता है? तो याद रखना है वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहता है। कहाँ सुरक्षित रहता है? वृषण कोश के अंदर। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर जो वृषण सुरक्षित रहता है और वृषण से हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा है आपका? टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना, त्वचा का तेलीय होना। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वृषण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर न होकर शरीर के बाहर होते हैं। तो उसका आंसर आपको समझना है कि वृषण हमारे शरीर से बाहर इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। अगर वृषण हमारे शरीर के अंदर होते तो 37 डिग्री तापमान होता और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता तो जनन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान इसलिए जो वृषण है वो हमारे शरीर के अंदर न होकर शरीर से बाहर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृषण के बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। जो द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहला होता है वृषण कोश। अभी मैंने बता दिया वृषण है वो वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, वृषण कोश तापमान का नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और तापमान शरीर के अन्य अंगों से यहाँ कम होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बात करते हैं शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय तक पहुँचाने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों साथ एक संयुक्त मूत्र शुक्राणु और मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। मानव में एक जोड़ी शुक्रवाहिनी पाई जाती है। एक वाहिका एक वृषण से शुक्राणु का परिवहन करती है तथा शुक्राशय से मिलकर बाईं और दाईं स्खलन वाहिनियों से मिल जाती है। ये वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी है वो बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी आपके ये जो वृषण है और वृषण से यहाँ से एक नली निकलती है जिसको अपन कहते हैं शुक्रवाहिनी नली। ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय होते हुई प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई शिशन मार्ग से ये शिशन मूल से होते हुई यहाँ तक आपकी ये शुक्रवाहिनी है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, ये भाग आपका मूत्राशय है। इसे ये वाला शुक्राशय जो शुक्राशय होता है, तो यहाँ से जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राणु को लेके जाती है और यहाँ पर शुक्राणु है वो शुक्राशय के अंदर आते हैं। तो शुक्राशय को शुक्राणु का गेस्ट हाउस है वो कहा जाता है। इसके माध्यम से शुक्राशय से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको वीर्य कहा जाता है। यह वीर्य शुक्राणुओं को ऊर्जा एवं गति प्रदान करता है। बात करते हैं आगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनाता है तथा शुक्राणु को ये भी गति प्रदान करने का कार्य करता है। मूत्राशय के अंदर यहाँ से मूत्रवाहिनी आती है और मूत्रवाहिनी इस मूत्राशय के अंदर आकर मिलती है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ से देखिए ये जो मूत्राशय है और यहाँ से मूत्रवाहिनी आती है। ये मूत्रवाहिनी यहाँ से और ये शुक्रवाहिनी
और यहाँ से मूत्रवाहिनी दोनों है वो आपस में एक ही मार्ग पर संयुक्त रूप से जुड़ जाती है और इसी मार्ग के द्वारा आपके शुक्राणु और मूत्र है वो इसी मार्ग से है वो बाहर निकलते हैं। बात करते हैं आगे, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बता दिया। मूत्र सबसे पहले हमने पढ़ा वृषण के बारे में पढ़ा। वृषण के बाद में हमने वृषण कोष ये वृषण कोष पढ़ा। उसके बाद शुक्रवाहिनी, शुक्राणु को लेके जाने वाली नलिका को कहा जाता है शुक्रवाहिनी नलिका, को याद हुआ होगा। शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी कहते हैं। इधर ऊपर से आती है आपके मूत्रवाहिनी, जो मूत्राशय के अंदर मूत्र है वो लाकर इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से मूत्राशय से एक नली निकलती है और यहाँ से एक आपके शीत वाले यहाँ से शुक्राणु से ये जो वृषण है, वृषण से एक यहाँ से शुक्रवाहिनी निकलती है और सीधी कहाँ जाती है? पहले शुक्राशय के अंदर, शुक्राशय से आगे यहाँ पर आपकी मूत्राशय से मूत्र नली आती है, यहाँ से शुक्रवाहिनी और यहाँ से मूत्रवाहिनी दोनों है वो आपस मिलती है और स्खलन वाहिनियों का निर्माण करती है संयुक्त रूप से, और इसी मार्ग के द्वारा शुक्राणु और आपके मूत्र है वो त्यागा जाता है। मूत्र मार्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूत्र मार्ग क्या होता है। ये एक पेशी नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिकाओं बनाती है। इनमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि का स्त्राव वो बाहर निकालते हैं। ये नलिका शीशन से गुजरकर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। आगे पढ़ते हैं शीशन के बारे में कि यह एक बेलनाकार अंग होता है जो वृषण कोष के बीच लटका रहता है। यह उत्थानशील या मैथुनांग अंग है। सामान्य अवस्था में यह छोटा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम में आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।